नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 30 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हूतीस के ऊपर इतना सटीक हमला किया कि हूतीस के प्रधानमंत्री, हूतीस के रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय से संबंधित जो सेना प्रमुख थे उनको मार दिया। कैसे ये पूरी साजिश हुई इसके बारे में अभी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ ही रेजिस्टेंस फोर्सेज ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है और कहा है कि अब जो बंधक है हम उनको छोड़ेंगे नहीं और हो सकता है कई सारे और लोग किडनैप कर लिए जाएं। तो ये इजराइल के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही अमेरिका को बड़ा झटका लगा है और उनकी अपनी सरकार को लगा है, कैसे लगा है, क्या पूरी कहानी है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। वहीं आज इजरायली सैनिकों को बड़ा नुकसान हुआ, ये नुकसान कैसे हुआ है, किसने हमला किया, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। चूंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट उस देश के लिए दुआ का काम करता है, तो आप कमेंट करते रहें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली जो खबर निकल के सामने आ रही, ये खबर आपको यमन की बताऊंगा। हालांकि यमन पे ये जो हमला हुआ इसके बारे में इजराइल ने तो बहुत थोड़ा सा बोला, हुतीस ग्रुप ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन पूरी दुनिया की मीडिया ने इस पूरे मामले में एकदम से बखिया उधेड़ के रख दी है। कैसे, आपको समझाता हूं। अभी तक इजराइल की आर्मी ने, आईडीएफ ने कभी भी दावा नहीं किया कि उसने हुतीस के प्रधानमंत्री को मार दिया या फिर रक्षा मंत्री को मार दिया या फिर उनके आर्मी चीफ को मार दिया, लेकिन अलग अलग न्यूज चैनलों ने दावा किया है कि यह हमला हुआ है और इस हमले में जो यमन के हुतीस ग्रुप के प्रधानमंत्री उनको मारा गया। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये हमला हुआ कैसे और इस हमले में इतनी सटीकता कैसे थी और क्या मजबूरी है कि इजराइल खामोश है। देखिए, अगर ये हमला नहीं हुआ होता और सच में यमन के हुतीस ग्रुप के प्रधानमंत्री न मारे गए होते तो अब तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया होता या फिर हुतीस ग्रुप के जो स्पोक पर्सन है वो भी कैमरे के सामने आके पूरी दुनिया को बता देते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने पिछले 12-14 घंटों से चुप्पी इख्तियार कर रखी है। इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और लगभग आप कंफर्म जानिए कि हमला हुआ है और प्रधानमंत्री मारे गए हैं। लेकिन ये हमला हुआ कैसे, तो उसके पीछे बहुत पहले की साजिश है और ये साजिश पिछले 1 साल से चल रही। जब इजराइल को लगा कि हुतीस ग्रुप लगातार हमारे ऊपर हमलावर है और हम हुतीस ग्रुप का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, उसके बाद जो इजराइल है उसने अपने मोसाद को वहां पे भेजा। भेजने के बाद मोसाद वहां की आवाम में घुल मिल गया। घुलने मिलने के बाद कई सारे ऐसे मोसाद के एजेंट हैं जो इस समय हुतीस ग्रुप में बाकायदा आर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि वो हुती हैं, लेकिन असल में वो मोसाद के एजेंट हैं। इसी दौरान ऐसे एक एजेंट को भनक लगी कि जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम अल रहावी है, वो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद नासिर, वो और जो सेना प्रमुख हैं अल गामरी, ये एक बिल्डिंग में मीटिंग करने वाले हैं। जैसे ये बात मोसाद ने इजरायली आर्मी को बताई, फौरन पूरी तैयारी हुई। तैयारी ऐसी कि इस बार हमला फेल ना होने पाए। सबसे पहले इन्होंने अपने F-35 फाइटर जेट को लोड किया। उनके फाइटर पायलट को बताया कि ज़्यादा मौका नहीं है, महज 4 से 6 मिनट में तुमको सारा काम निपटा देना है, वरना ये लोग सुरक्षित बच जाएंगे। उसके बाद इतने पे भी इजरायली आर्मी नहीं मानी। उसने अपना सबसे ताकतवर ड्रोन, हेरोन ड्रोन भी साथ ले लिया और कहा कि अगर हमारी फाइटर जेट चूक जाए तो ये ड्रोन जाके मार देगा। इसके बाद क्या, जो कोऑर्डिनेशन था, चूंकि प्रधानमंत्री की मीटिंग थी, बड़ी खुफिया जगह होनी थी, इस वजह से कोऑर्डिनेशन किसी को नहीं पता था कि किस जगह पे होगी। लेकिन मोसाद के एजेंटों ने वो बात पता की। पायलट्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC द्वारा बताया गया कि इस जगह पे मौजूद है, तुम जाओ और जाने के बाद बम गिराओ। इसके बाद फाइटर पायलट जाते हैं और जाने के बाद सबसे पहले एक बिल्डिंग पे हमला करते हैं। उसके बाद जो ड्रोन था वो दूसरी बिल्डिंग पे हमला करता है, यानी जिस बिल्डिंग पे चांसेस थे उसको तो मारा ही, लेकिन आसपास के तमाम बिल्डिंगों को भी मार दिया कि गलती से बचे ना। और इसके पीछे कहानी सबसे बड़ी ये है कि जिनको मारा है उन्होंने अपनी जीते जी इजराइल को इतना नुकसान पहुंचाया है कि भले ये मर गए, लेकिन आज इनकी कहानियां पूरी दुनिया याद करती है। एक एक करके आपको तीनों की कहानियां बताता हूं, तब आप जानेंगे कि ये तीनों इजराइल के कितने बड़े दुश्मन थे और इजराइल इनसे कितना परेशान था। पहला है प्रधानमंत्री अल रहावी। आप सोचिए कि एक आदमी जो हुती ग्रुप का प्रधानमंत्री है, तो ऐसी कोई सड़क छाप नहीं होगा, कुछ काबिलियत है, इस वजह से इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। दरअसल ये लगातार ईरान के संपर्क में थे।
ईरान के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को इन्होंने ही खड़ा किया था। हिजबुल्लाह को बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो अल रहावी का था, और साथ इनके पास इतना एक्सपीरियंस था कि अलग अलग रेजिस्टेंस फोर्सेस को इन्होंने तैयार किया था। और यही वजह है कि जब हूती ग्रुप तैयार किया गया तो इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, चूंकि इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर कोई नहीं था। साथ ही दूसरे जो डिफेंस मिनिस्टर थे, इनका नाम था नासिर पिछले 10 सालों से लगातार मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं। लगातार इनकी सैन्य रणनीति ऐसी है कि ऐसे ऐसी मिसाइलें ये मारते हैं। और आपको एक बात आज जान के हैरानी होगी कि ये दोनों नाम जो मैंने लिए, जरूरी नहीं कि ये केवल हूतीस के लिए काम करें, ये हिजबुल्लाह के लिए भी काम करते हैं। हिजबुल्लाह को भी ये गाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब नईम कासिम नहीं बने थे और उससे पहले हसन नसरल्लाह को मारा गया था, उस दौरान भी इन लोगों ने हिजबुल्लाह को संभाला था और कहा था कि हारना नहीं है। तो इन्होंने हिजबुल्लाह के साथ साथ हूतीस को भी संभाला। 10 सालों तक लगातार ये ऑपरेशन करते रहे। अभी 10 महीने पहले इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद सेना प्रमुख जो मोहम्मद अल गामरी हैं, यही वो बंदा था जिसके इशारे पे लाल सागर से ना कोई इजरायली जहाज जा पाता था, ना ही कोई अमेरिकन वारशिप पार हो पाती थी। यानी लाल सागर पे जो पूरा एक छत्र हूतीस का राज था, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो मोहम्मद अल गामरी का था। गामरी ही था जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के समुद्र को, लाल सागर को अपने कंट्रोल में ले रखा था। अलग अलग जहाज जो डुबोने की खबरें आपने सुनी थी, वो इन्हीं अल गामरी की देन थी। इन्हीं अल गामरी ने उन जहाज़ों को डुबोया था। इनकी रणनीति इतनी स्पेसिफिक थी कि इजराइल इनसे परेशान था। इजराइल इनको मारने की 3 महीने पहले कोशिश भी कर चुका था, लेकिन तब फेल हो गया। इस बार अंदर के एजेंटों ने खबर दे दी और इजराइल कामयाब हुआ। तो ये पूरी कहानी थी कि कैसे हमला हुआ। मुझे लगा कि आज इस बात को पहले डिटेल में आपको समझाया जाए। खैर, अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही कि गजा के अंदर से, कि गजा में लगातार रेजिस्टेंस फोर्सेस और जो इजराइल की आर्मी आईडीएफ है, इन दोनों के बीच लगातार तकरार देखने को मिल रही। मामला इतना इंटेंस है कि लगातार इजराइल के हेलीकॉप्टर वहां से सैनिकों को लाद के अपने देश में ला रहे हैं, तेल अवीव के हॉस्पिटल में एडमिट करवा रहे हैं। और अभी तक अलग अलग जगहों से अलग अलग रिपोर्ट आ रही। अल जजीरा में रिपोर्ट छपी है कि इस पूरे मामले में एक सैनिक मारा गया, 11 के करीब घायल हैं। एक दूसरी न्यूज आपको बताऊं, तब जाके आप चीज रिलेट कर पाएंगे। दरअसल आज अबू उबैदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला, अपनी आवाम को संबोधित किया और एक मैसेज इजराइल के लिए भेजा। मैसेज बड़ा साफ और बड़ा सिंपल सा था कि अगर हमारे ऊपर जो ये ऑफेंसिव अटैक हो रहा और ये जो 10 घंटे का सीज फायर था उसको जो बंद कर दिया गया है, तो पूरी दुनिया जान ले कि बंधकों को आज़ाद करवाने के लिए ना ही काम कर रहा है इजराइल, अब आज़ाद नहीं होंगे। अब जितने बंधक हैं वो तो रहेंगे, सैनिक आए तो उनको भी हम किडनैप कर लेंगे। अब तक हमास हो, अल-कसम ब्रिगेड हो, इसने किडनैपिंग नहीं की, सैनिकों को मारा, गोली मार दी, एम्बुश लगाया। लेकिन आज अबू उबैदा ने फिर धमकी दी कि अगर हमारे ऊपर ये ऑफेंसिव अटैक बंद नहीं हुआ तो अब सैनिकों को हम किडनैप करना शुरू करेंगे। और उसी के बाद न्यूज निकल के सामने आ रही कि 4 इजरायली सोल्जर गायब हो गए। अब ये कैसे गायब हो गए इसके बारे में कुछ पता नहीं। इजराइल की आर्मी कुछ बोलना नहीं चाह रही। अलग अलग जो न्यूज चैनल है वो खामोशी इख्तियार कर रखे, लेकिन 2 खबरें कंफर्म है। पहला कि एम्बुश लगा के आज हमला किया गया जिसमें 1 की जान गई, 11 घायल, और दूसरा कि 4 सैनिक गायब हो गए। अब अगर अबू उबैदा के बयान को आप सुने और इधर 4 सैनिकों के गायब होने की खबर सुने, तो क्या सच में अबू उबैदा के इशारे पे किडनैप कर लिया गया इन 4 सैनिकों को? बेल शुरुआत में ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें साफ होंगी मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा और आप देख लीजिएगा। इतने दिन से थोड़ा सा काम करके एक्सपीरियंस तो है, जरूर इन 4 सैनिकों को किडनैप किया गया है। और अब कैप्टिव को छुड़ाने की जो बात हो रही थी उसमें एक नया मोड़ आएगा। खैर, अगली खबर को रुख करते हैं। अगली खबर अमेरिका से निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका की सरकार, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, उसको अमेरिका की ही कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। ये भाई साहब पूरी दुनिया में सेंसन्स, टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पूरी दुनिया में इन्होंने ये नोटंकी मचा के रखी थी। अब ये मामला इन्हीं के विपक्ष वालों ने ले जाके कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में जब ये मामला पेश हुआ तो कोर्ट ने कहा कि देखो ट्रंप बाबू, ऐसा है, पहली बात तो तुमने जितने टैरिफ लगाए हैं, हालांकि तुम थोड़ा सा सठिया गए, उम्र हो गई, ठीक है, लेकिन सब गैर कानूनी है, इसको बंद कर दो। और तुम पास भी करते हो तो इधर से हम रोक देंगे।
यानी पूरी दुनिया में ये जो टैरिफ वार करने की कोशिश की जा रही है ट्रंप द्वारा, उसकी हवा उनकी ही सरकार में निकल गई। अब हवा तो निकल गई, नुकसान कितना हुआ आप ये जान लो। भारत जैसा दोस्त इन्होंने खो दिया। अमेरिका भारत से इतना फायदा कमाता था, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के लोग यहाँ से जाते थे, अमेरिका में काम करते थे, उनसे तो इनकी दुश्मनी हुई। इधर जापान ने इनसे प्रेस वार्ता रोक दी। जापान का बिजनेस को लेकर बातचीत होना था, लेकिन इधर मोदी जी का दौरा हुआ। दौरा होने के बाद कुछ इधर से बढ़िया ऑफर मिल गया। जब इधर से बढ़िया ऑफर मिल गया तो ऑफर मिलने के बाद क्या हुआ, जापान ने कहा कि यार अभी हम बिजनेस के बारे में आपसे बात नहीं करेंगे। तो अमेरिका को दूसरा बड़ा झटका लग गया, जबकि जापान इनका आर्मी बेस है, जापान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है, लेकिन जापान ने भी झटका दे दिया और कहा कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, अभी आपसे बात नहीं करेंगे, अभी मोदी जी से बात करें, अभी भारत से बात कर रहे हैं। तो दो झटके लगे। तीसरा, इधर ईरान ने बड़ा झटका दे दिया है। मामला क्या आप जानिए। ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बवाल मचा हुआ है। बवाल इस कदर आगे बढ़ गया कि यूरोपियन कंट्रीज मामले में दखल देती है और कहती हैं कि देखो, ये जो ट्रीटी साइन हुई है साल 2015 में, बेसिकली एक ट्रीटी साइन हुई थी, इसमें रशिया था और चाइना था, यूरोपियन कंट्रीज थे, ईरान भी था, इन सब के बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी कि कोई भी हो लगभग 200-300 किलोग्राम से ज़्यादा यूरेनियम अपने पास नहीं रखेगा, यानी नहीं खोदेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा खोदना खतरे की बात है। तो ईरान ने भी साइन की थी। अब इसमें बड़ा खेल ये हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज भी न्यूक्लियर वेपन बनाने में कामयाब हो गए। रशिया तो भाई बात ही क्या हो, तो न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो दिमाग में रशिया ही आता है कि 4000-5000 है। चाइना के पास भी है। बचा कौन? ईरान। तो ईरान ने कहा भाई सबने बना लिया, हम भी बनाएंगे। अब जब सबने बना लिया, हम भी बनाएंगे, तो इसमें रशिया को कोई दिक्कत नहीं, ईरान को भी तो बनाना ही है। चाइना ने भी कहा कि ठीक है बनाओ, लेकिन ये जो 3 E3 थे, यूरोपियन कंट्रीज थे, इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अगर तुम 300 किलोग्राम से ज़्यादा खोदते हो तो हम तुम्हारे पर सेंसन्स लगा देंगे, और ये सेंसन्स अमेरिका के हिसाब से लगेंगे। घूम के मामला उधर ही गया अमेरिका तक। ये बात ईरान ने जब सुनी, शुरुआत में समझाया, कहा कि देखो भाई सबके पास है, हमारे पास भी जरूरी है, मिडिल ईस्ट में शांति यहीं से आएगी। लेकिन E3 ने जब लगातार धमकी देनी शुरू कर दी, तो आज ईरान के पार्लियामेंट में एक बिल पास होना है और इसको लेके आज बहस चालू है कि हमें इस ट्रीटी को रद्द करना है। हम ऐसे किसी समझौते में नहीं रहेंगे, चाहे जो खुश रहे चाहे जो नाराज रहे, हमें बनाना है, हम बनाएंगे, हमें E3 की जरूरत नहीं है, भाड़ में जाए। अब ये बात जब इधर से बोली गई, उधर वाले और बवाल काटे पड़े। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम तो तुम पे सेंसन्स लगा के रहेंगे। ईरान ने कहा जाओ यार, जो उखाड़ सकते उखाड़ लो, हमें तुम्हारे सेंसन्स का डर नहीं। तो इधर ईरान ने भी बड़ी ही मर्दानगी का काम किया है। आर्या पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है ईरान। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर निकल के सामने आ रही कि गजा में हैवी अटैक देखने को मिला है। लगातार अलग अलग जगहों पे अटैक किया जा रहा। आज रिपोर्ट निकल के सामने आई कि ISIS के एक टेररिस्ट को भी मार दिया है, जिसका नाम मोहम्मद अबुद अल अजीज है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हमास और ISIS को कभी रिलेट मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। खैर, आपको एक और अपडेट देता हूँ। एक देश है जिसका नाम है तुर्की। कल ही तुर्की ने ऐलान किया था और बड़े खुश होकर किया था और बड़े एटीट्यूड में किया था कि भाई ऐसा है, इजराइल गजा में बड़ा गलत कर रहा है और ये चीज़ें हमें बर्दाश्त नहीं है, अब हम कुछ बड़ा करेंगे और हम पाबंदी लगा देंगे इनके ऊपर। ये बात तुर्की ने जब बोली तो शुरू में ही मुझे डाउट हो गया कि भाई तुर्की इतना अच्छा कैसे, तुर्की कब से ये सेंसस लगाने लगा। तो मैंने कल एक सवाल भी पूछा था, आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी, कि एक बात बताओ भाई, रोक टोक तो लगा रहे हो, ये गैस और तेल भी रोकोगे क्या? ये दोनों चीज़ रोक सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या ड्रामा। अब टैरिफ सेंसन्स की अलग बात है, इन्होंने तो एयर स्पेस बंद कर दिया। इन्होंने ये भी कहा कि हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। और आज आपको ताज़ा अपडेट देता हूँ कि 3 जहाज, 3 कॉर्वेट शिप इस समय हाइफा पोर्ट पे खड़े हैं तुर्की के ही। एयर स्पेस बंद, सब कुछ बंद, ड्रामा इतना, और अपनी 3 व्यापारिक जहाज़ों को, कॉर्वेट जहाज़ों को भेज दिया कि जाओ यार बिजनेस लेके आओ, कुछ फ़ायदे करके आओ, कुछ वहाँ पे डील करके आओ। अच्छा, इजराइल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। इस पर भी डाउट हुआ कि भाई साहब इजराइल इतना खामोश कैसे। आमतौर पे इजराइल चढ़ लेता है ऐसे मामलों पे कि तुम्हारी हिम्मत हुई, तुमने ये लगाया, हम तुमको ये लगा देंगे। इजराइल खामोश, एयर स्पेस बंद हो गया, बिजनेस डील रद्द हो गई। इसके बाद 3 जहाज धीरे से आ जाते हैं। तो ये जो खलीफा बनने की चाहत में आम आवाम की आंखों में धूल झोंकने की आदत है ना, इस आदत ने ही पूरी दुनिया को बर्बाद किया है। पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि हम तो बहुत बड़े शूरमा हैं, हम ये कर देंगे। लेकिन सिक्कों की खनक ऐसी कि वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि साहब गए थे मुजरा बंद कराने, सिक्कों की खनक सुनी तो खुद ही नाचने लगे। तो यहाँ पे वही कहानी है, ये साहब गए थे कि हम प्रतिबंध लगा देंगे अमेरिका
के कहने पे फिर इन्होंने 3 जहाज भेज दिए, या फिर इजराइल के कहने पे भेज दिए। तो यही इनकी सच्चाई है, यही इनकी हकीकत है। यहाँ के लोग जो मासूम है बेचारे सोचते हैं कि ये कोई कुछ नहीं करता, वो क्यों कुछ नहीं करता। कोई नहीं करेगा यार। आप ये जानो, आप एक बस्ती में रहो, अभी आपके दिमाग में ख्याल अभी आएगा, मुझे पता आप ये बोलोगे कि यार एक मुसलमान हो के दूसरे मुसलमान की बात। आप एक बात सोचो, आपके देश में एक मुसलमान ऐसा है जिसके पास 1 अरब की प्रॉपर्टी है, और एक मुसलमान ऐसा है जिसके पास खाने के पैसे नहीं। तो उस अमीर मुसलमान ने इस गरीब मुसलमान के लिए क्या किया? बस इसी सवाल का आप जवाब अपने आप से पूछ लीजिएगा। आपके गांव में भी कोई ऐसा होगा जिसके सऊदी अरब में 5-6 ट्रक चलते होंगे, अच्छा खासा बिजनेसमैन होगा। कोई ऐसा है कि जिसका शौहर मर गया, वो बेचारी एक महिला अपने 3-4 बच्चों को लेके पाल पोस जैसे तैसे रही है। वो इसी इंतजार में, उसके घर में गोश्त उसी दिन पकता है जब बकरा ईद होता है, कोई लाके खैरात दे देता है तो बेचारी खा लेती है, अपने बच्चों को खिला देती, बाकी औकात नहीं उसकी खाने की। तो ये जिसके 5-6 ट्रक चलते हैं, इसने कौन सी मदद इसकी कर दी? तो जब ये आपस में, हो सकता है इनका खानदान एक हो, भाई गांव में तो खानदान एक ही होता है, एक बस्ती में, वही बाद में अलग अलग होके। तो जब इनका खानदान एक है, ये नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहाँ एक देश दूसरे देश की मदद करेगा? कहाँ खोए हो मेरे भाई? हर आदमी को अपनी मदद खुद करनी है, हर देश को अपनी मदद खुद करनी है। यहाँ पे दोस्त दुश्मन बदलते हैं, केवल इंटरेस्ट कॉमन रहता है, इस बात को याद रखिएगा। खैर, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। ऊपर वाला आपकी हिफाजत।